वर्तमान तय करने के लिए, उस पर बिंदु डालने के लिए, प्रकाश डालने के लिए मैं आदरणीय विजय तिवारी किसले जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस पहलू को हमारे सामने रखें, क्योंकि ये काव्य मंच तो है ही है, लेकिन साहित्य मंच है और साहित्य की सभी विधाएं समाहित हैं। तो मैं आदरणीय विजय तिवारी किसले जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार दें। मंच के समक्ष बैठे सभी आदरणीय विद्वज्जन, आपकी तक सबको करो। मंचासीन वयोवृद्ध बुद्धिमान अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय श्री मधुकर मिश्र जी, और आज हमारे इस कक्ष में बैठे हुए हैं आज की अध्यक्षता करते हुए श्री भालचंद्र कुमार जी, जो कि न्यायविद ही हैं और पूर्व जिला जज वाराणसी। सबसे बड़ी बात है कि न्याय करते करते ये गजल भी लिखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जब इतने उच्चाधिकारी एक हमारी साहित्य विधा से जोड़कर इसकी बारीकियों को जानकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पद्मावली की संस्थापिका और संचालिका आदरणीय श्रीमती आनंद जी बैठे हुए हैं। बताओ। पता नहीं वो लिखते हैं नहीं लिखते, लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद ही प्रकाशित करवाते हैं। यहाँ भेज रहे हैं कक्ष में बहुत सारे विद्वज्जन बैठे हुए हैं। हमारे संस्था से इस काशी प्रांत इकाई से जुड़े हुए हैं श्री निर्भीक जी, यहाँ गुलाब प्रसाद आग्नेय जी हैं, भंवर जी हैं, आदरणीय भारत गौरव सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनका नाम लूँ। और समय की नज़ाकत ये है, वैसे भी ये जो कार्यक्रम साहित्य कार्यक्रम होते हैं, खास तौर पर यदि गद्य होता है तो नीरसता बढ़ती जाती है, और जितनी नीरसता बढ़ती जाती है, ये ध्यान दीजिए कि हम उनके कहे हुए शब्दों को ध्यान नहीं दे पाते। बावजूद इसके मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, मैंने बहुत कुछ लिखा है आज के बोलने के लिए, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए लगभग मैं केवल आधा बोलूँगा उसको, और विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि नीरस होते हुए निश्चित रूप से आप सबके लिए फायदे की बात है, और उसको एक बार जरूर सुने और उस पर विचार करें। और इसको आज अपना पक्ष रखने की एक विशेष बात ये है कि जो पद्मावली संस्था है वो अनेक तरह के उसके पास में प्रकल्प हैं। जिस तरह कहानी वाचन के एक प्रकल्प है, कवि गोष्ठी है, मुशायरा है, और पर्वों के पूरी संध्या पर कार्यक्रम करते हैं, वार्ताएं करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, और आगे वर्कशॉप और विशिष्ट लोगों से भी वार्ता की बातें चल रही हैं। ये बातें बहुत सारी हैं जो कि हमारी आदरणीय दीदी मंजुला जी ने बता दी हैं। मैं अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ और ध्यान चाहूँगा सभी लोगों से कि वो ध्यान से सुने। बस मात्र 6-7-8 मिनट बस मैं ये बोलूँगा। प्राचीन काल में जब मानव अपनी स्मृतियाँ एवं घटनाएं भाषा लिपि के अभाव में स्थायी रूप से संजो नहीं पाता था, तब वह शिकार, विपदा आदि के संस्मरण अपने परिवार तथा परिचितों को सुनाया करता था। यही बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। कुछ आश्चर्यजनक, कुछ साहसिक एवं हृदय स्पर्शी प्रसंग परिचितों एवं बच्चों को भले लगते थे। हमारे दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य लोगों द्वारा सुनाए गए प्रसंग ही कहानी बनी, और यही कहानी का शुरुआती दौर माना गया। किसी घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति के किसी भी पहलू पर प्रकाश डालते हुए उद्देश्यपूर्ण रोचक विवरण ही कहानी कहलाते हैं। आज भी कहानियाँ बड़े चाव से इसीलिए पढ़ी व सुनी जाती हैं क्योंकि उनमें उद्देश्यपूर्ण व रुचिकर विषय वस्तु का समावेश तो रहता ही है, साथ ही कहानियाँ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी होती है। पत्रात्मक, डायरी, आत्मचरित्र, रिपोर्टाज अथवा ऐतिहासिक शैली में लिखी गई कहानियाँ
यदि संदेश प्रेषण की क्षमता रखती हैं तभी वे सार्थक कहलाएंगी। वैसे भी कहानी ऐसी विधा है जो किसी सहारे की मोहताज नहीं है। वह स्वयं ही इतनी सक्षम होती है कि उसे ही आधार बनाकर साहित्य विशेषज्ञ उसका विस्तार उपन्यास, एकांकी, महाकाव्य अथवा चित्रपट कथा के रूप में करते हैं। आजकल साहित्य से जुड़े लोग जनता की रुचि और अपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति के कारण स्तरीय साहित्य सृजन को छोड़कर स्तरहीन साहित्य लेखन करने लगे हैं। यह बात अलग है कि इससे उनकी आमदनी और विलासिता के स्तर में गुणात्मक वृद्धि होती है, परंतु ऐसे लोग समाज में अपने सकारात्मक योगदान को दरकिनार कर देते हैं। कोई कहानीकार साहित्य के नियम कायदों का अनुसरण करते हुए वास्तविक रचना नहीं कर सकता। इनके द्वारा भोगा गया जीवन एवं दृष्टिकोण भी रचना कर्म पर प्रभाव डालता है। कहानीकार को अपने बहुआयामी दायरे में लोग, माटी, संस्कृति एवं परिवेश की बात लिखना चाहिए। वास्तविक साहित्य वही है जिसमें आम आदमी की संवेदनाओं का समावेश हो। आसपास का विस्तृत विवरण, पात्रों की विशेषताओं, उनके गुणधर्म के बारे में ही पर्याप्त प्रकाश डाला गया हो। भाषा शैली का वैशिष्ट्य, भाषा का श्रृंगार बड़े चातुर्य से किया गया हो। किसी भी कहानीकार का किसी शैली विशेष या किसी एक ही विधा में बंधकर रह जाना भी उचित नहीं है। व्यावसायिक कहानीकार संवेदनशीलता को स्थान नहीं देते, बल्कि वे कहानी को वह रूप देना चाहते हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त होता है। आज की अधिकांश कहानियाँ ऐसी ही लिखी जा रही हैं जिनका साहित्य की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं रहता। आज की कहानियाँ बाजारवाद से प्रभावित होती जा रही हैं, भावनाओं को भुनाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। उत्तेजना, अश्लीलता एवं फूहड़ता मानवीय मूल्यों के क्षरण का द्योतक है, फिर भी इनका उपयोग कर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। चिंतन परक एवं आदर्श कहानियों की शून्यता हमारे लिए चिंता का विषय है। कहानी में कहानीकार घटना विशेष को अपनी तूलिका से किस अंदाज में प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा चुनी गई विषय वस्तु समाज के कितने नज़दीक है, उसके द्वारा अपनाई गई भाषा में कितनी मिठास है, उसकी यही विशेषताएं कहानी को लोकप्रिय और कहानीकार को श्रेष्ठ बनाता है। कहानियाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषमताओं के साक्ष्य समझे जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी अपने समय के एकमात्र ऐसे ही लेखक कहे जा सकते हैं जिन्होंने भोला राम का जीव एवं अन्य व्यंग्यात्मक कहानियों के माध्यम से सामाजिक विद्रूपताओं, कुव्यवस्थाओं एवं कुप्रथाओं के दुष्परिणामों को समाज के सामने उजागर किया है। मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणीश्वर, रामदरस मिश्र जी भी आंचलिक प्रभाव लाने में कभी हिचकिचाए नहीं। नई कहानी में जो भाषा में निखार, शिल्प और शैली में नवीन विन्यास तथा कथानकों की नवीनता के लिए जाना जाएगा। इसके बाद समांतर कहानी के काल में स्वार्थपरक राजनीति एवं उसमें व्याप्त विसंगतियों को स्थान दिया गया। वर्तमान विकसित वैज्ञानिक युग में आज की पत्रकारिता, श्रव्य, दृश्य एवं अंतर्जालीय माध्यम की चुनौतियों को स्वीकार करती कहानियाँ ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगी। आज भूमंडलीकरण के चलते कहानियों के कथानक अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्ष तक चले गए हैं। समय के साथ जहाँ नए कहानीकारों की डिग्री में बदलाव परिलक्षित हो रहा है, वहीं कहानी चर्चाओं एवं आलोचनाओं के मानक भी बदले हैं। आज के परिवेश, समाज और काल को ध्यान में रखकर लिखी जा रही कहानियों को पढ़कर पता चलता है कि एक बार पुनः कहानी के लिए उपयुक्त एवं रचनात्मक युग की शुरुआत हो चुकी है। गुजरी सदी में कहानी का विकास सबसे अधिक हुआ। तथ्य, भाषा शैली, शिल्प के सुधार और परिवर्तन होते रहे।
कहानी के ढांचे को तोड़ने अथवा उसको व्यापकता प्रदान करने के प्रयास भी हुए हैं। आज जब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां और जटिल होती जा रही हैं, तब ऐसे में हिंदी कहानीकारों का और अधिक दायित्व बनता है कि वे समाज को सही दिशा दें। आज कहानी लेखन में क्रांति लाने की आवश्यकता है। अन्य साहित्यिक विधाएं जिन कारणों से आगे बढ़ रही हैं, आज वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करने का कहानीकारों द्वारा दृढ़ संकल्प लिया जाना ही कहानी को आगे बढ़ा सकेगा। हमें कहानी गोष्ठियों, कहानी संग्रहों के प्रकाशन से जनमानस में इसकी महत्ता प्रतिपादित करनी होगी। कहानी क्षेत्र में क्रांति एवं राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रयास करने होंगे, तब ही कहानी भविष्य में लोकप्रियता का शिखर चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। और यही मेरे वक्तव्य का उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि अन्य साहित्यिक विधाओं के अतिरिक्त इस विधा में भी वही आवश्यकता है जो दूसरी विधाओं में चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे वो चित्रपट हो, चाहे वो संगीतबद्ध गीत गायन हो, उसमें लोग उसको रुचिपूर्वक सुनते पढ़ते हैं। लेकिन कहानी को पढ़ने के लिए बस ऐसा लगता है कि हम केवल समय पास करते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं, समय की जब हमारे पास ज़रूरत होती है, हमारे पास समय होता है, तब हम कहानी पढ़ने का करते हैं, लेकिन उससे सीखने का प्रयास नहीं करते। जबकि कहानी में वो तत्व होना चाहिए जो हमारे समाज को, जो हमारे परिवार को, जो हमारे देश की उन्नति के लिए लाभदायक हो, ऐसा मेरा मानना है। और यदि हम इन चुनौतियों को हल करने में, का मुकाबला करने में यदि सक्षम होते हैं, तो निश्चित रूप से कहानी ऊपर शिखर पर पहुंचेगी, नए नए आयाम खड़ा करेगी। यही मेरा मानना है। और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी युवा साहित्यकार यदि पद्य भी लिख रहे हैं तो गद्य भी लिखें, कहानी भी लिखें और हमारे समाज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार विष्णु जी। ये बहुत ही सुंदर और वैचारिक स्तर पर श्रेष्ठ विचार आपने रखे हैं। डॉक्टर कृष्ण जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कविता तो ठीक है, कविता तो चल ही रही है, लेकिन कविता के साथ साथ जो अन्य विधाएं, जिसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधा दूसरी मानी जा रही है या पहली मानी जा रही है, मैं पहली और दूसरी के चक्कर में नहीं हूँ, मैं सबको समान स्तर पर मानता हूँ। कहानी है जो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक के लिए है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब तो कहानी का वो स्वरूप आ गया जो लघु कथा है, तो शायद